हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल स्टडीज का 3rd चैप्टर जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकें। और चलिए बुक्स लेके तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा 2 चीज। अग्रीमेंट, सबसे पहले अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 2 लोग कोई काम करने की या कोई काम न करने के लिए एक साथ राजी हो। तो ये तो हो गया अग्रीमेंट। इसके साथ जो अग्रीमेंट बन रहा है वो अग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। मतलब वो अग्रीमेंट किसी इलीगल या इमोरल एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। जो अग्रीमेंट हमने बनाया है, जो अग्रीमेंट पे 2 पार्टीज ने अग्री किया है, वो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जिसके रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है जो कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स but agreements are not contract। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका जस्टिफिकेशन हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज an agreement to be converted into a contract it need to be enforceable by law। enforceable by law मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेंगे। मान लीजिए हमारी बुक में केस दिया है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों गए इंग्लैंड घूमने और इंग्लैंड में पता चला कि वाइफ की तबीयत खराब हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको यहीं पे इंग्लैंड में ही रहना होगा। तो हस्बैंड ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हर महीने $30 भेजूंगा। तो हस्बैंड अपना वापस चला गया। कुछ महीने तक उसने $30 भेजे, लेकिन फिर $30 भेजने बंद कर दिए। तो इसलिए वाइफ क्या की, वाइफ गई कोर्ट में और उसके खिलाफ केस कर दिया। तो कोर्ट ने ये पाया कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस एक अग्रीमेंट था कि ए ने बी को अग्री किया था कि वो हर महीने उसे $30 भेजेगा, लेकिन उसने नहीं भेजा। तो अगर हम अग्रीमेंट को ब्रेक करते हैं तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हमें फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब होता? जब इस एग्रीमेंट को इन्होंने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवा दिया होता। तो ए और बी का जो अग्रीमेंट था, अगर उसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखा होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता और उस केस में बी ए के खिलाफ केस कर सकती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो कोर्ट ने कहा कि ए लायबल नहीं है बी के खिलाफ उसे कोई भी पैसा देने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट। तो क्या क्या पार्ट होते हैं एक अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए? तो सबसे पहला है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक का लाइन वाइज पढ़ा के एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल हम ऐसे समराइज्ड वे में जाएंगे। सबसे पहला है ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और प्रपोजल किसी भी अग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप होता है, जहां पे पहला पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ करने या कुछ ना करने के लिए इनिशिएट करता है। तो when one person signifies to another his willingness to do or to not do a certain thing, ये होता है ऑफर। मतलब मैंने ए से कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ, तो ये मैंने ऑफर बनाया, मैंने प्रपोजल दिया। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस क्या होता है? उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। ए और बी हैं। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी
₹100 में बेचूंगा। ये था ऑफर, मतलब ए ने बी को ऑफर बनाया, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब ये बी रेडी है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए ए के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये अभी सिर्फ अग्रीमेंट बनता है, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अगर ये एक्सेप्टेंस किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे होता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस है तो वो एक अभी अग्रीमेंट है। ये तो बात हो गई हमारी अग्रीमेंट तक की। अब कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो देखते हैं हम। तो अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर एंड प्रपोजल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के वैलिड होते हैं तो वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी थी जो स्मोक बॉल की एक दवा बनाती थी इन्फ्लुएंजा के लिए, और इसी दवा के लिए इस कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट डाला कि जो भी स्मोक बॉल दवाई खाएगा, मतलब एज पर द रूल्स 15 दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो वो दवाई खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा का न्यू अटैक नहीं आ सकता है, और अगर ऐसा आ गया तो उस आदमी को 100 यूरो रुपीज दिए जाएंगे। और इसी के लिए कंपनी ने एक बैंक में 1000 यूरो पहले से डिपॉजिट करा चुके हैं कोई अलायंस बैंक में। तो मिसेस कार्लिल ने ये दवाई खरीद ली और उन्होंने एज पर प्रिस्क्रिप्शन 15 दिन तक ये दवाई खाई। दवाई खाने के बाद भी मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा का अटैक आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को। फिर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कोर्ट में क्या कहा, पहली एक मिनट, तो कंपनी ने क्या कहा कोर्ट में, सबसे पहले कि देयर वाज नो इंटेंशन टू फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का हमारा इंटेंशन नहीं था। दूसरा कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए था। और तीसरा कि जब मिसेस कार्लिल ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया था तो उन्होंने कंपनी को बताया नहीं था। तो ये 3 बातें कंपनी ने कोर्ट में कही, लेकिन कोर्ट ने इन सारी बातों को बेबुनियाद कहते हुए ये कह दिया कि मिसेस कार्लिल को 100 यूरो मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने किया जो उसके लिए सिर्फ एडवर्टाइजिंग थी, लेकिन उसने पूरी जनरल पब्लिक को एक ऑफर दिया था जिसे मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट किया था। ये एक तरीका होता है ऑफर बनाने का जो पूरे होल पब्लिक को दिया जा सकता है, जिसे कहते हैं जनरल ऑफर। और कोर्ट ने ये भी पाया कि जो अलायंस बैंक थे उसमें 1000 यूरोज पहले से सबमिटेड थे, मतलब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का इंटेंशन था कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, और एज ए रिजल्ट मिसेस कार्लिल को उनके 100 यूरोज मिल गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आगे मैं जो भी चैप्टर्स के वीडियोस डालूं वो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।